नीम का पत्ता कड़वा है नरेंद्र मोदी। अरे बहन। हेलो, हाँ जी अजीत जी, हम दिल्ली पुलिस से स्पेशल ब्रांच से बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पॉइंट ब्लैंक में अजीत भारती के 36वें एपिसोड में, जहां सीजेआई की चाटुकारिता करती बार काउंसिल, राहुल गांधी के मेलोनी प्रेम, मोदी जी के दलित पीड़ित शोषित वंचित के लिए पेंशन, पवन खेड़ा के बंदर नाच, दलित खड़गे शुद्धिकरण जी का हवन के साथ कवर करेंगे कई अन्य विषय। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन दबाकर बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। संसद सत्र की समाप्ति के उपरांत राहुल गांधी अपने मुख्य कार्य जोकरे में घुस चुके हैं। पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा। कांग्रेस के एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति कुछ ऐसे समझाई। अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। बचपन से ही विदेश जाते रहने वाले राहुल ने यह भी बताया कि उनकी दादी कैसे एक बार एक राष्ट्रपति की बीबी द्वारा सेम टू सेम कलर की ड्रेस पहनने पर चिंतित हो गई थी। उस दौरे पर सोनिया भी थी, उनके बच्चे भी थे, यानी सरकारी खर्चे पे ये सब खुलेआम हुआ करता था। पर अजीत जी, ये तो इंटर्नशिप थी ना कि आगे सोनिया जी को पीएम बनना था, सुपर पीएम बनना था, फिर राहुल जी भी लाइन में थे, तो सरकार तो उनमें इन्वेस्ट कर रही है। ये बात तो सच है। नेहरू जी भी ऐसे ही युद्ध पोतों पर पिकनिक मनाया करते थे। आईएनएस विराट को घर के घोड़े की तरह कांग्रेसियों के द्वारा खोला जाता था पर्सनल वेकेशन और फन के लिए। असली विदेश नीति तो राहुल जी ही जानते हैं, जिन्होंने विपक्ष में होते हुए एक बार नहीं कई बार अमेरिका और इंग्लैंड में भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का उनके लोगों को आमंत्रण तक दिया है। और इनके कालखंड में विदेश नीति तो यही होती थी कि विदेश से अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर लो, फिर किकबैक मिलेंगे, घोटाला करो। आपका तो पूरा इतिहास टेट्रा ट्रक, रोल्स रॉयस इंजन, स्कॉर्पियन सबमरीन, आपकी विदेश नीति के तो हम सब दीवाने हैं। और नेहरू जी ने जो विदेश नीति एडविना जी के चरणों में सीखी थी, वो तो भारत का गाइडिंग लाइट होना ही चाहिए। कांग्रेस विभूषण श्री जयराम रमेश ने भारत सरकार के 5 बिलों के पास न होने देने को पार्टी का अचीवमेंट बताया, और करे भी तो क्या। संसद न चलने देना उपलब्धि है, संसद के बाहर नौटंकी करना उपलब्धि है, तो नागरिकों के लिए बने बिलों को पास नहीं होने देने पर तो तालियां बनती भी हैं। जयराम रमेश को तो टट्टी आती होगी तो ढोरी में चिकोटी काट करके रोक लेते होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते होंगे कि उन्होंने रोक लिया। पर फिर याद आता है कि जब मालिक ही निकृष्ट हो तो नीचे वाले उसको प्रसन्न करने के लिए यही सब करेंगे ना। पूरे 19 दिन अमित शाह को सदन में आने के लिए संसद न चलने देने वाले राहुल गांधी ने अमित शाह के ही यह कहने पर कि वो चर्चा को तैयार है, ये कहा। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. He should resign because he's incompetent. कितनी विचित्र बात है कि राहुल गांधी भी किसी को इनकम्पिटेंट कहते हुए उसके लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होने की बात कर रहा है, जबकि आपका सबसे बड़ा टैलेंट ही इनकम्पिटेंसी है। और मूर्खों की मंडली को सामने बिठाकर आप नाटक करते हैं और वो बेचारे भी ऐसी घटिया बातों पे हंसते हैं, नहीं तो मालिक कहीं कुपित ना हो जाए। आप ही देखिए कि मोदी और शाह को पहले तो जोकर कहा, नींद हराम कर देंगे, ये सब कहने के बाद राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने जो स्टेज पर किया, क्या वह एलओपी के स्तर का कार्य है? फिर राहुल गांधी को हम देखते हैं तो उनके स्तर का तो बिल्कुल है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. चलिए, आप जोकर मतलब पागल कर देंगे, नींद हराम कर दी है। फिर भी आप कह सकते हैं कि मोदी ने भी जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड समेत कुछ बातें बोली थी। पर स्कूल के 2 लौंडों के छिछोरेपन के स्तर का यह कार्य जो संदीप दीक्षित ने राहुल के साथ वहां किया और राहुल हंसता रहा, उसे पता भी नहीं कि मेलोनी एक महिला है, प्रधानमंत्री है, और उसके नाम को अपनी सेक्सुअल परवर्जन के लिए स्टेज प्रॉप नहीं बनाना चाहिए। इसी इवेंट में जन गण मन बज रहा था, पर राहुल गांधी जी माथे में न्यूरालिंक इम्प्लांट लगवाए स्वयं को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हुए वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी को मिक्स करते हुए आनंद ले रहे हैं। देखिए, एक सेकंड राहुल जी, एक आखिरी, राहुल जी बस एक बात। उनका कान जनगण मन के विपरीत व्हाइट नॉइज क्रिएट करके कैंसिल आउट कर देता है। यह पहली बार नहीं हुआ है। फिर मुझे याद आता है कि अरे नेहरू जी खानदान से है, घर में बेटा या बेटी नहीं जन्मते, यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं।
तो राहुल जी ने मन ही में संविधान और आईपीसी को संशोधित कर दिया होगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में वो अपना कार्य करते रह सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, हर दिन बजता है। लेकिन कांग्रेस का ये अधिवेशन हर दिन थोड़ा होता है, मेलोनी वाला नाटक हर दिन थोड़ा ही चलेगा। वहीं अमित शाह ने संसद सत्र के अंतिम संध्या को बताया कि वो क्या कर सकते हैं, विपक्ष तो संसद चलने ही नहीं दे रहा। हमने मोदी जी के हिलते हाथों को तो देखा, उन्हें भी तपस्या वाला कार्ड निकालते देखा था, पर अमित शाह से यह आशा नहीं थी कि ये विक्टिम बने दिखेंगे। अमित शाह जी से प्रश्न है कि जो काम आपको 12 अगस्त को याद आया वही आपने 21 जुलाई को ही क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि आपकी भी इच्छा संसद के चलने में नहीं थी। पता नहीं आपके सलाहकार कौन है और आप कौन से डी वाला चेस खेल रहे हैं, चलता है ना 4D 56D टाइप का कुछ। पर आजकल जो भाजपा यूजीसी से लेकर राम मंदिर और फिर जंतर मंतर तक चुप्पी को अपना आभूषण बनाए घूम रही है, वह भाजपा की इमेज अब फट्टू जनता पार्टी की बनती जा रही है। भीम जनता पार्टी तो आप पहले थे ही, पर अब भगोड़ा जनता पार्टी भी बनते जा रहे। आपके नंबर नहीं है वो समझ में आता है, पर 20 दिनों के सत्र में कब तक विपक्ष को ब्लेम करके काम चलाएंगे? वो तो कुत्ते की पूंछ है, उनका तो हमें पता है। आप लोगों ने उन्हें बाहर क्यों नहीं फेंकवाया? प्रतिदिन 9 करोड़ और प्रति घंटे 1.5 करोड़ के खर्च से चलने वाले संसद सत्र के अंतिम दिन नरेंद्र मोदी वंदे मातरम गा रहे थे, वह भी पूरा और खड़े होकर। ऐसी निर्लज्जता हमने नहीं देखी है लंबे समय से। जब सब कुछ फेल हो जाता है, हर जगह थू थू हो जाए, तो हम राष्ट्रभक्त हैं, इसकी शरण स्थली में ये लोग विचरने लगते हैं। क्या सोचा था? राष्ट्रभक्तों में प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी, शाबाशी मिलेगी, क्यों? लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे बनिए और नोटिफिकेशन आइकॉन दबाकर ऑल कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आधे नहीं करते, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी का तो आपको पता ही। पवन खेड़ा नया सांसद बना है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि सांसद और हिमांता की पत्नी और बच्चों को लेकर मजे में किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर होता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है। पहले मुझे लगा कि खेड़ा ने अपना ही 3D मॉडल क्यों बनवा लिया, फिर आवाज सुना तो पता चला ये मोदी पर बोल रहा है। इनकी यही उपलब्धि है कि जिन घटिया एक्टर्स को कॉलेज के नुक्कड़ नाटक में जगह नहीं मिल पाई थी, वो संसद परिसर में खेल दिखा रहे हैं। खेड़ा खुद को मदारी समझ रहा है, जबकि स्पष्ट है कि वो एक आदमकद बंदर है जो यह सब करके राहुल गांधी जी के लिए अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है कि लो जी राहुल जी, मैंने तो ट्रोल कर दिया जी, आपने बंदर बोला था, मैं तो खरीद के ले आया। इसमें भी देखिए, जब ऐसे नारे लिखे जाते हैं तो आप किस बिंब का प्रयोग कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। मोदी किस हिसाब से बंदर है? न दिखता है न उसके कार्य ऐसे। ये तो वैसा ही नारा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी डैश है। अंदर से राइम कराने को बंदर कर दिया, करने का हाईलैंडर भी कर सकते थे। वहीं भूपेश बघेल की नौटंकी देखिए। 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र। फिर कोई किसी को नचनिया और बार वाला कह देता है तो मिर्ची लग जाती है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि जंतर मंतर की जगह संसद परिसर को ही धरना स्थल घोषित कर देना चाहिए। इससे 2 बातें हो जाएंगी। एक तो कोई संसद मार्च की धमकी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो संसद में ही होंगे। दूसरा यह कि जगह भरे होने के कारण हमारे सांसद बक करने की जगह संसद में कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि बाहर में लोग उनसे पूछ देंगे कि आज भी कुछ किया या पीएम को बंदर बोलकर ही काम चला रहे हैं। श्री नितिन भाई गडकरी जी का एक वीडियो दिखा जिसमें वो स्टैंडर्ड्स के बारे में कह रहे हैं कि इसकी बनाओ बत्ती और डाल लो अपनी पिछली जेब में। सुनिए। इंडियन डिपार्टमेंट को स्टैंडर्ड्स तैयार करने के लिए बोलो तो कम से कम 3-4 साल लेते हैं। मैं थक गया, इथेनॉल के स्टैंडर्ड्स तैयार करने थे। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ, ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो और डिक्लेयर। कहाँ समय गवाते हो तुम? काय के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो और 5 साल तुम्हारे अध्ययन में समय खराब कर रहे हो। मेरे को 5 साल मंत्री हूँ, 5 साल में तो मुझे पूरा काम पूरे करना है। तुम 5 साल में स्टैंडर्ड करने के लिए लगाओगे तो कब होगा ये? मंत्री जी, इसीलिए आपको भी प्रणाम करने का समय आ चुका है। मोदी जी से पूछिए केदारनाथ में कोई गुफा है जिसकी बुकिंग खाली है, निकल लीजिए, वरना आपने और प्रधान ने जितना गन्ना इस सरकार और विकासवादी विमर्श में बोया है उतना तो पूरी पार्टी मिलकर के अभी तक नहीं बो पाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में
रामलीला मैदान में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद एक हिंदू संगठन ने हवन मंत्रोच्चारण करके मैदान का कथित शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण तो कांग्रेस की हर जनसभा के बाद होनी चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही हैं, सनातन द्रोही हैं और मूर्ख भी हैं। खड़गे यहाँ भी दलित कार्ड खेल गए कि उसी कारण से हुआ, मैं दलित हूँ इस कारण मुझे जो है अछूतों की तरह ट्रीट किया जाता। नहीं खड़गे जी, खर दूषण का वध उनकी योनि देखकर नहीं हुआ, बल्कि उसके व्यवहार के कारण हुआ। वैसे ही आप लोग तो हो ही घटिया, जहां जाओगे वहां दूषित भाषण करोगे, देश को नीचा दिखाओगे, हिंदुओं को सांप बोलोगे, इसलिए शुद्धिकरण आवश्यक है। लेकिन खड़गे शातिर और धूर्त है। उसने संसद में स्वयं को राजनीति ना करने वाला बताते हुए भी जेल में इन लोगों को डालने की मांग कर दी। सुनिए। पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता, और मैं कभी इस सदन में, मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। दलित कार्ड आप तब खेलते जब कहा जाता खड़गे काला है, बोल नहीं सकता, राहुल सोनिया की चरण वंदना में लगा रहता है और तथाकथित निचली जाति से आता है, इसलिए इसको राज्यसभा में एलओपी नहीं बनने दिया जाएगा। यह है जातिवाद, जो अपने किसी जाति में जन्म के कारण किया गया है। तब जैसे आपके कर्म हैं, आप ब्राह्मण भी होते तब भी लोग आपके हटते ही हवन करते। क्या वहां नाराय तकवीर नहीं कहा गया? जिस मंच से रामलीला मंचन होता है वहीं से अल्लाह अकबर किस लॉजिक से? हिंदुओं का मान मर्दन के लिए ना। आप लोग भी सुनिए। इस मंच का उपयोग करके यहाँ से नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिससे हिंदू आस्था को ठेस पहुँचती है। ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे। सांस्कृतिक मंच है, मैं तो इस मंच से भी आह्वान निवेदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए मंच ना दिया जाए। वहीं भाजपा अध्यक्ष, सॉरी अब तो नहीं रहे, जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती और मामले की जांच कराई जाएगी। 3-4 बार मतलब वो बिछ गया आदमी। वैसे खड़गे जी को ये बात संसद में नहीं उठानी चाहिए थी, भाजपा वाले स्वयं इसकी जांच करवा लेते। अगर कोई झांसा व्यक्ति ट्विटर पर भी नड्डा जी को टैग करके यह लिख देता। नड्डा जी पहले किया करते थे, आजकल उनका माफी मांगने और कड़ी निंदा करते हुए नल्ले लोगों की बातों पर ध्यान देकर स्टेटमेंट देना। आप सोचिए कि कैसे मौगा हो गए भाजपा वाले कि पूरा सत्र बर्बाद कर दिया इसी खड़गे ने। इसके पार्टी के लोग नाच रहे हैं कि 5 बिल आने नहीं दिया, पीएम को बंदर कह रहे हैं जो नस्लवाद है। पर इनमें से एक भी बात पर आपको भाजपा वाले विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं करते दिखेंगे। और यहाँ नड्डा माफी मांगते 2 कौड़ी की बातों को महत्व देते हुए दामाद बाबू वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मोदी जी एक इंडक्शन ट्रेनिंग करवाओ अपने सांसदों की कि कैसे बकचोदी में नहीं फंसना चाहिए। SC/ST के मित्रों को मोदी जी का नया उपहार मिलने जा रहा है। इस एक्ट में जो भी पीड़ित होंगे उन्हें अब जो मुआवजा मिलेगा वह न्यूनतम 1 लाख और अधिकतम 12 लाख होगा। पेंशन भी मिलेगी। मुझे केवल यह जानना है कि यह पैसा प्रधानमंत्री जी के पिताजी देंगे या भाजपा के पार्टी फंड से आएगा। अब भाजपा वाले नाचेंगे कि मोदी जी के बाप पे कैसे चले गए। हाँ गया, क्योंकि इनके मंत्री हर दिन हमारे बाप पे चले जाते हैं। बात बाप पर जाने की नहीं है, बात यह है कि दलितों को सताने वाले 80% से अधिक लोग ओबीसी हैं, तो पैसे उससे वसूलो। सरकार क्यों उन्हें पैसे देगी? मैं क्या टैक्स इसलिए देता हूं कि दलितों के फॉर्म की फीस शून्य हो, उनके हॉस्टल की फीस शून्य हो, उनके कोर्स की फीस शून्य हो, और इसके बाद कोई रैंडम व्यक्ति उसे गाली दे तो पेंशन भी हम ही दे। देश में 92% ऐसे केस प्रूव नहीं हो पाते और यहाँ सरकार 40% हाइक दे रही है ताकि इनका वोटर बेस कहता रहे कि वाह मोदी जी आपने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बिहार में केवल 0.67% केस ही साबित हुए। इस महिला ने तो अपना धंधा बना रखा था। 10 साल में 15 केस, 46 लाख का मुआवजा। कोई मैकेनिज्म है इस एक्ट से जो परेशान होते हैं, जो मानसिक यातना झेलते हैं और बाद में झूठा साबित हो जाता है, उनको कोई कंपनसेशन मिलता है? प्रश्न वही है कि यदि आपके पिताजी की अर्जित संपत्ति से जाता है तो निश्चित रूप से आप इसे बांट दीजिए अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन मेरे टैक्स की अठन्नी भी आपकी गिरती स्थिति को साधने के लिए क्यों प्रयुक्त होगी? वह भी तब जब हमारे बच्चे जन्मजात अपराधी हैं।
उनके नरसंहार की बातें कॉलेजों की दीवारों पर लिखी जाती हैं, उनकी कब्र खोदने के नारे यूनिवर्सिटी में आए दिन। अरे बहन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, अजीत भारती जी बोल रहे हैं? हाँ अजीत जी, हम दिल्ली पुलिस से स्पेशल ब्रांच से बोल रहे हैं। हाँ। आपका ये सबको नेता बनना है सर, तो वो नेता बनने के लिए कर रहे हैं, मेरे नाम का यूज कर रहे हैं। ठीक है भारती। ठीक है, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। उनकी कब्र खोदने के नारे यूनिवर्सिटी में आए दिन लगते रहते हैं और यूजीसी जैसे नियमों पर आपकी पूरे पार्टी की चुप्पी या मौन सहमति देती है कि मरने दो सालों को, ये तो मरकर भी हमें ही वोट देंगे। पुनः प्रश्न वही है, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और बुरा मानने के लिए ही बोला है, बुरा लगना चाहिए इस बात का आप सब। एक विचित्र बात सुप्रीम कोर्ट में हुई। वैवाहिक संबंध विच्छेद के विषय में एक सुनवाई के समय पति के वकील ने जज को बताया कि यह व्यक्ति पत्नी के द्वारा अलग अलग न्यायालयों में 600 बार उपस्थित करवाया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि अब इस केस को बंद किया जाना चाहिए। पत्नी के वकील ने इस पर कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। अब जज ने कहा कि चाहते क्या हो, दूसरा विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, 60-70 लाख रुपए तुम्हें दे चुका है, अब और क्या चाहिए। इसे हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, कोई भी एक भी शब्द नहीं बोलेगा। कितने बेकार के जज हैं ये। जबकि एक सिस्टम है जज साहब की अतुल सुभाष प्रताड़ित होकर मर जाए, जज का नाम लिखे, पूरा एक सिस्टम जज वकील पुलिस महिला का बढ़िया चल रहा है। आप देश की जीडीपी पे ऐसे कुठाराघात करोगे। आईएएस आईपीएस लोगों से सीखिए कि कैसे ट्रेनिंग में भी हवाला के पैसों का पता होता है। फिर याद आया यशवंत वर्मा जी का कि कुछ तो बात थी उनमें कि घर के बाहर के कमरे में कोई नोटों की गड्डियों से भरी बोरियां रख जाता था। कुछ तो बात रही होगी जुडिशरी में कि जस्टिस काटजू को कहना पड़ा होगा कि देयर इज समथिंग रॉटन हेयर। और तो और ये पूरा जजमेंट नारी शक्ति वंदन योजना के विरोध में है। मोदी जी मन से माफ नहीं कर पाएंगे आपको। सीजेआई के विरोध में नालसर हैदराबाद के लॉ के बच्चों ने एक विरोध पत्र लिखा कि सीजेआई को दीक्षांत समारोह में आमंत्रित ना किया जाए, क्योंकि उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट के वीडियो दिखाने पर वकीलों से कहा कि उन्हें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, आप किस तरह से, ये तो आपके ही विचारधारा के साथ है, बिल्कुल है, पर यहाँ बात इस विषय की नहीं है। बात यहाँ बार काउंसिल के दोहरे आचरण की है, जिन्हें लगता है कि मुख्य न्यायाधीश कोई प्रोफेट है जिनके विरोध में पत्र भी लिखने पर फांसी दे देनी चाहिए। चिट्ठी लिखी है, जूता नहीं फेंका, कोई हिंसा नहीं हुई है। अब बार काउंसिल यह बताएगा कि भारतीय संविधान की किस धारा में यह अपराध है। यह अपराध है बार काउंसिल के असुरक्षित वकीलों की पुस्तक में, जो कांग्रेस के पवन खेड़ा की तरह ढंग का काम करके करियर नहीं बनाना चाहते। उन्हें लगता है कि मालिक को यही दिखा दें कि मालिक आपके विरोध में लेटर लिखा, हमने पूरे बैच को प्रतिबंधित कर दिया। यह विशुद्ध ब्लैकमेलिंग है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी के 2026 के स्टूडेंट्स को प्रतिबंधित कर दिया कि कहीं पे भी कोई भी स्टेट बार काउंसिल इन लोगों को जॉब ना दे। इतने इनसिक्योर वकील हमने नहीं देखे। सीजेआई इतने मैच्योर हैं कि उन्हें इतने छोटे विरोध पत्र से कोई अंतर ना पड़े। पर हाँ, फिर जब हम देखते हैं कि कुछ कह दो तो कंटेम्प्ट के केस की धमकी दी जाती है। एनसीईआरटी में भ्रष्टाचार पर 2 पैराग्राफ लिख दो तो इनकी चमड़ी जलने लगती है। और जब इनके जज के घर से नोटों के बंडलों की बोरियां मिलती हैं तो ये एफआईआर तक डिक्लाइन कर देते हैं। इतना दोगलापन आता कहां से इन लोगों में? क्या संविधान सीजेआई की आलोचना, उनके विरोध में प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता? भारत तेरे टुकड़े होंगे असहमति है। आज़ादी के मजहबी नारे जिनमें हिंदुओं का नरसंहार सन्निहित है वह असहमति है। अलगाववाद का हर प्रयास असहमति मात्र है। लेकिन सीजेआई के विरोध में कुछ मत करो। इसी कोर्ट ने कहा था कि नेताओं को मोटी चमड़ी रखनी चाहिए, पर जब इनके ऊपर आता है तो एपिडर्मिस का लोप हो जाता। खैर, मनन मिश्रा जी को आजकल कुछ काम है नहीं तो सोचा कि सीजेआई को रिझा लेंगे। और जैसा मैंने कल ट्वीट किया था, आज सुबह सीजेआई ने शब्दशः वही बात कहते हुए बार काउंसिल को पूछा है कि जब बात उनके और बच्चों के बीच की थी तो वो लोग हीरोइन बन के काहे नाच रहे थे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारत तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता एवं नौकरी दी जाएगी। देश में एक अच्छी बात है कि मरने के बाद कई काम ठीक हो जाते हैं।
आपके घर वालों को नौकरी मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, आप जिस बात को लेकर मार दिए गए उस बात की पूर्ति हो जाएगी, जिन्होंने मारा उन पे जांच भी बैठ जाएगा। लेकिन हाँ, न्याय पाने के लिए मरना नितांत आवश्यक है। सम्राट चौधरी जी ने पहले ऐसे लोगों को ठोकने की बात की थी। उन्हें लगा 2-4 ऐसे वचन बोलकर उनका भी ऐसा वाला वीडियो आएगा, चैट वाला, और गाना बजेगा पीछे, आंख से चिंगारियां निकलेगी, क्रिश्चियन बेल हेडफोन लगाकर मोन्टाज में ऐसे 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 करता हुआ दिखेगा एकदम बढ़िया से। हुआ इसके उलट, कभी भोजपुरी गाने पे आनंद लेते हुए दिखे, कभी पेंटिंग रिसीव करते हुए, और कभी खैनी खाने के कारण। एक डकैत IPS ऑफिसर 1 करोड़ का घूस लेते पकड़े गए। इनके आदर्शवादी वचन सुनिए जो इन्होंने मॉक इंटरव्यू में दिया। I had to pay some bribe to the panchayat secretary because the time period was very less and he was reluctant to prepare that certificate. So it was very disappointing that a civil servant, a public servant is doing such work. मुझे यह जानना है कि क्या लाल बहादुर शास्त्री वाले प्रशिक्षण संस्थान में इन्हें यह बताया जाता है कि किस केस को सेटल करने का क्या रेट है और वो पैसा हवाला के किस चैनल से लेना है, या ये लोग ऑन द जॉब ये सब सीखते हैं। खुरपेच लिखता है कि ब्रो कर लेगा मैनेज, ब्रो का अपना सिस्टम है। मैं यह सोच रहा हूँ कि इनके सीनियर्स कैसे बात करते होंगे आपस में। अरे देखिए, ट्रेनी थे तब से ही काम पर लग गए, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा। और हाँ, 4 पैसे लेकर कोई केस सुलझा रहा है, कोई पैसे दे भी रहा है, तो इसमें समाज क्यों इतना चिंतित हो रहा है? असली बात यह है कि इनको जलन होती है दूसरों के पैसे से। कैसा लगा आपको यह एपिसोड? कमेंट कीजिए, हमें बताइए, और साथ ही वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि में शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।